2-3 मार्कर और दे दीजिएगा वहाँ से। लिखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1, M2 एंड M3। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ किसका किसका एक्सप्रेशन निकालना है? M1, M2 एंड M3। बाकी तो कुछ नहीं बोला हुआ है, तो आप इस M1, M2, M3 का एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में सोचेंगे? क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना ही था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एज किस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो आपको बनाने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? पहले मैं आप ही लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। ऑनलाइन भी जो है वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का एफबीडी बना दीजिएगा। ओके, ठीक है। देखिए, M1 कहाँ पे रखा हुआ है? सरफेस पे। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन का बनाकर आंसर ले आए, इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर का फिजिक्स अगर जान जाइएगा तो इसमें फिर हज़ारों क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, राइट। M1 रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखेगा। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, करेक्ट। तो M1 डायरेक्टली किससे अटैच है? पुली P2 से। क्या M2 M3 से डायरेक्टली अटैच है? नहीं अटैच है। तो M1 का एक्सेलरेशन और पुली P2 का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। और पुली P2 भी कहाँ पे हैंग है? P1 पे, जो कि फिक्स है, करेक्ट है ना। इसका और इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो पुली P2 भी तो एक्सेलरेटेड है, करेक्ट। अब M2 और M3 का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा?
सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? क्यों डिफरेंट रहेगा भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? वो मैटर नहीं कर रहा है। होगा क्या कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। मान लेते हैं पुली 2 मीटर से नीचे आया, ये ब्लॉक 1 मीटर से ऊपर गया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये नीचे आते हुए दिखेगा। ये पुली P2 पे ब्लॉक M2 ऊपर जा रहा है, बट इस M2 इस पुली के रेस्पेक्ट में 1 मीटर से ऊपर गया, अब पुली 2 मीटर से नीचे आ गया, तो ओवरऑल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा, ऊपर या नीचे? नीचे। और एक नीचे आया 2 मीटर मान लेते हैं, अब 3 मीटर, 3 मीटर नहीं बोल सकते हैं। पुली P2 के रेस्पेक्ट में अगर ये 1 मीटर ऊपर, तो ये भी पुली P2 के रेस्पेक्ट में 1 मीटर नीचे ही जाएगा, 1 मीटर ही जाएगा, हाँ या ना? पुली P2 पे तो ऐसा स्लाइड कर रहा है, करेक्ट? तो ये 1 मीटर नीचे और ये 2 मीटर नीचे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, करेक्ट? दैट्स वाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहा नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? पुली P2 भी तो एक्सीलरेटेड हो गया, या पुली P2 भी मोशन में है। दैट्स वाई अगर यहाँ पे आपने ऐसा कर लिया कि ठीक है इसका एक्सीलरेशन A2 और इसका भी एक्सीलरेशन A2, जैसे बहुत सारे जगह पे सोल्यूशन करते हुए, जैसे सोल्यूशन आप लोग देखते होंगे, भाई देखो एक्सीलरेशन इन दोनों का सेम रहेगा, बट वहाँ पे ये नहीं बताते कि इन दोनों का एक्सीलरेशन किसके रेस्पेक्ट में सेम रहेगा। इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, कोई यहाँ पे बैठ के देखेगा तो, क्योंकि पुल्ली इसके रेस्पेक्ट में दोनों का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम दिखेगा। जितना स्ट्रिंग यहाँ पे बैठकर इसको रोक दिया जाए, तो जितना इस पुल्ली P2 के रेस्पेक्ट में जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस केस में नहीं सेम रहेगा। दिस इज द वजह कि हम लोग क्या करेंगे पहले कि M2 और M3 का एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? पुल्ली P2 के रेस्पेक्ट में। लेकिन जैसे ही पुल्ली P2 के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, बाकी जगह क्या बोल दिया था कि ठीक है देखो भाई ये एक्सेलरेटेड है, जहाँ पे टंगा हुआ है M2 M3 जहाँ पे हैंग वो एक्सेलरेटेड है, स्यूडो फोर्स लगा लो। बट स्यूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट क्यों हो रहा है? तो अदर प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करने के लिए, ऐसे तो इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए, लेकिन आसान इसलिए हो जाएगा, अदरवाइज A2 और A3 तक मेरे पास 3 अननोन हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको सॉल्व करना और भी लेंदी हो जाए। दैट्स वाई मैंने A2 ये एक्सेशन मैं मेंशन कर लूँगा कि दिस इज द एक्सेशन ऑफ M2 एंड M3 विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली P2। बट अगर A2 और A दोनों का एक्सेशन A2 इसके रेस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ पे बैठकर काम करना पड़ेगा, करेक्ट? बट ये तो एक्सेलरेटेड है, तो इसके रेस्पेक्ट में जैसे ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि ये बन गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तो A1 और A2 का वैल्यू निकल जाएगा, तब भी आप फाइनल आंसर पे नहीं आए। तो क्वेश्चन में था फाइंड द एक्सेशन ऑफ M1 M2 एंड M3, और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो बाद में हम लोग रिलेटिव मोशन का यूज करके M2 और M3 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो प्रोसेसर समझ में आ गया? बढ़ा जाए, राइट? तो पहले ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आ गया एवरीवन, ऑनलाइन के बच्चे, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो A1 क्या है? A1 है एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड। और A2 क्या है? एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू पुली P2। ये दिमाग में पहले से आ गया, ये सोचकर हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन HC ब्रह्मा में भी है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा अगर आपको बनाने के लिए समझा देंगे तो वहाँ का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे सारे फोर्स का कंपोनेंट, तो सर इस पे तो स्यूडो फोर्स का बात कर नहीं रहे हैं, तो इस पर स्यूडो फोर्स का बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मैंने किसके रेस्पेक्ट मान लिया है?
मतलब इसका जब हम लोग सोच रहे हैं तो ग्राउंड पे बैठ के सोच रहे हैं, राइट, क्योंकि इसका ग्राउंड पे ही मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाने का रिक्वायरमेंट इस पर नहीं है। तो सारे फोर्स को अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया जाए तो क्या T इक्वल टू m1 इंटू A1 मान लें, पहला इक्वेशन बन गया। और इसमें यहाँ देखिएगा, इसमें टेंशन T1 मान लेते हैं और इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं, करेक्ट है ना। अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 एंड, पहले M2 का ही ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन M2 का एक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक फोर्स तो M2G लगाएंगे, दूसरा फोर्स क्या लगाएंगे T2, और एक फोर्स कौन सा लगाएंगे स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या था, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो इसका फ्रेम क्या है पुली P2, राइट। तो एक लगेगा स्यूडो फोर्स, करेक्ट है ना। और मैं अपने एजम्पशन में A2 इसका पुल्ली के रेस्पेक्ट में एक्सेशन ऊपर मान रहा हूँ और इसका नीचे मान रहे हैं। अगर एक वैल्यू A2 पॉजिटिव आ गया मतलब मैं सही हूँ, और निगेटिव आ जाएगा तो उल्टा कर लेंगे, राइट। सारे फोर्स को डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए तो क्या लिख सकते हैं M2A1। बोलिए यहाँ देखिए M2A1 मैंने किसके बदले लिखा, या एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, F स्यूडो अब प्लस T2 अब माइनस M2G इक्वल टू M2A2। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। बट सेकेंड इक्वेशन तक आते आते आपके पास 3 अननोन इन्वॉल्व हो गया एवरीवन, हाँ या ना, T1 T2 A1 A2। घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा इक्वेशन रहेगा। इसके बदले लिख सकते हैं M2A1 प्लस T2 अब माइनस M2G इक्वल टू M2A2। ये मेरा रहा इक्वेशन सेकेंड। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं M3 का, करेक्ट है ना। तो M3 का एक्सेशन तो A2 के रेस्पेक्ट में P2 के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ भी स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो M3 में कौन कौन सा फोर्स, भाई बोला कीजिए ऑनलाइन के बच्चे, M3G राइट, T2 और एक फोर्स लगेगा ना स्यूडो फोर्स, और M2 M3 पे M2 M3 पे स्यूडो फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में रहेगा या सेम डायरेक्शन में, सेम स्यूडो फोर्स रहेगा। मास दोनों का अलग अलग है ना जी, यहाँ पे इसका मास क्या सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, राइट। तो स्यूडो फोर्स किसी सिस्टम पे क्या होता है, स्यूडो फोर्स लगाते तो है सिस्टम पे, मास ऑफ द सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका F स्यूडो फोर्स डैश लिख देते हैं और सारे फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे M3G माइनस, ऑनलाइन का स्टूडेंट देखिए तो नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मेरे पास जगह कम है, माइनस T2 और माइनस दिस वन इक्वल टू व्हाट M3A2। अब स्यूडो फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा M3G माइनस T2 और माइनस M3A1। देखिए तो मैंने सही लिखा स्यूडो फोर्स के लिए, इक्वल टू M3A2। कितना इक्वेशन हम लोग डेवलप कर लिए हैं एवरीवन, तीन इक्वेशन डेवलप कर लिए हैं। सर एक इक्वेशन और दे दीजिए तो काम बन जाएगा, 4 अननोन अभी तक है, करेक्ट। तो वो इक्वेशन किसका आएगा, वो इक्वेशन कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से, यस पुली 2। माइंड एकदम शार्प काम करना पड़ेगा। एक्सेस किसका एक्सेस लाइएगा, कोई नया इक्वेशन मिलने का चांस है। अब पुली P2 किसका फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसा कितना बार क्वेश्चन बनाए हैं, नहीं, पुली P2 का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली P2। अब पुली P2 P1 पे हैंग किया हुआ है, P1 रेस्ट में है, राइट, दैट्स वाई इस पर स्यूडो फोर्स लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि पुली P2 का एक्सेलरेशन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं, करेक्ट है ना। तो पुली P2 में कौन कौन सा, T2 T2 और कौन सा T1, और सारे फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें। तो सारे फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2T2 माइनस T1 इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द पुली इंटू A1, बट इस टर्म के वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, नहीं तो 2T2 इक्वल टू व्हाट, T1। आपको मैं पूरा फिजिक्स इसका और इक्वेशन डेवलप करके दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या आप लोग सॉल्व करके A1 और A2 का सिर्फ वैल्यू बता सकते हैं? यहाँ के बाद फिजिक्स खत्म। अब आप जस्ट मैथमेटिक्स है, प्लीज सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। एक क्वेश्चन है HC वर्मा का वर्कआउट क्वेश्चन नंबर 9, बट उसमें मैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म M1 M2 M3 के टर्म में ही आंसर निकाले हैं, बट मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया थोड़ा क्वेश्चन को आसान करने के लिए। जिनके जो भी घर पे हैं अभी, क्योंकि यहाँ तो 3 ही बच्चे हैं ऑफलाइन में, तो जो घर पे हैं वो देख सकते हैं पेज नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 9 डिटो यही है। HC वर्मा का पेज नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 9 यही है ना एवरीवन? कौन सबसे फास्ट और सही सॉल्व करता है ये 4 इक्वेशन को? माइनस, मुझे भी नहीं पता है, सबको सॉल्व करने दीजिए। A2 का वैल्यू तो माइनस ही नहीं होना चाहिए।
इस सॉल्व कीजिए ना, A2 तो पॉजिटिव आना चाहिए। मुझे A1 और A2 को वैल्यू बताइए डायरेक्ट। सॉल्व मैं थोड़े करके बताऊंगा, अब इस तो बाकी का देख लेते हैं। इक्वेशन तो सही लिखा हुआ है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 कितना वैल्यू आया है? 450 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक और मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। M1 का वैल्यू बताइए कितना था? 2 kg ना, 2A1। एक इसका वैल्यू हो गया T1 इक्वल 2A1, करेक्ट है। और उसके बाद M2A1 और T2 के बदले क्या लिखिएगा? T1/2। मैं इक्वेशन सेकंड को देख रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस M2G इक्वल टू M2A2। यहाँ देखिए इक्वेशन को कैसे आसान करते हैं। M2 का वैल्यू कितना है? 3A1। T1 के बदले क्या 2A1 लिख सकते हैं? ठीक है ना। और M2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 3G इक्वल टू व्हाट? 3A2। एग्री? करेक्ट है ना। तो 3A1 और A1 कितना हो जाएगा? 4A1 माइनस 3A2 इक्वल टू 3G। एक नया इक्वेशन बोल दिए इसको, फिफ्थ। करेक्ट है। और अब इक्वेशन थर्ड पे देखिए कैसे इक्वेशन को आसान बना के सॉल्व करते हैं। M3 का वैल्यू कितना था? 5G माइनस T2 का मतलब कितना लिखिएगा? T1/2। T1/2 सही है ना। अब माइनस M3 का वैल्यू 5A1 इक्वल टू कितना? 5A2। करेक्ट है। और T1 का वैल्यू कितना था स्टूडेंट? अभी निकाले थे ना T1 का वैल्यू 2A1। तो 5G माइनस 2A1/2। ये सब सीखिए कैसे इक्वेशन को आसान करते हैं। 5A2 करेक्ट है। 5G माइनस 6A1 इक्वल टू 5A2। देन 6A1 प्लस 5A2 इक्वल टू क्या 5G लिख सकते हैं।
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को, ऑनलाइन के बच्चे? तो जो मेरे काम का इक्वेशन नहीं है उसको हटा दें, यहाँ तक लिख लिए। ले देकर लास्ट में यही क्वेश्चन बचा, बाकी सारे पैरामीटर को हटा दिया। ठीक है, अब इसके सामने लिख दिया जाता है 4a1 माइनस 3a2 इक्वल टू व्हाट 3j। ये क्वेश्चन था। अब ये तो 8th क्लास में सीखे हैं कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए किसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें, किसको कैंसिल करना चाहते हैं? निकाला तो दोनों वैल्यू है, तो इसमें एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है, और उसको माइनस कर देते हैं। a1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो a और a आपस में कैंसिल। अरे कितना हो जाएगा 10a2, अरे कितना हो जाएगा भाई 9a2, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19a2 इक्वल टू कितना 10 माइनस बोलिए 9, 10 माइनस 9g, 10g माइनस 9g कितना जी? तो यहाँ पे a2 इक्वल टू व्हाट g/90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव कैसे आपका आ गया था? उतना छोड़िए भाई, उसमें फिजिक्स वहाँ पे खत्म था, इक्वेशन सॉल्व करना था। इक्वेशन सॉल्व करना इस टाइप का इक्वेशन 8th क्लास का मैथमेटिक्स होता है। अब सारा फिजिक्स के बाद इक्वेशन ही अगर नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो बहुत टेंशन की बात है। मैं आपके सामने आपके साथ ही तो सॉल्व किया। चलिए अब इस a2 का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, किस में पुट किया जाए 6th में ही पुट कर देते हैं a1 निकालने के लिए। तो क्योंकि होगा क्या ना, इतना मेहनत कर लिए, सब कुछ फिजिक्स समझ लिए, इस छोटा सा सिली मिस्टेक की वजह से पूरा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। उसमें बहुत फास्टली बहुत स्मार्टली करना पड़ता है। 6a1 प्लस 5g/19 इक्वल टू 5g। देखिए तो यहाँ तक सही है, करेक्ट है ना? जी का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, तो 6a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5g माइनस 5g/19 कितना हो जाएगा भाई 19 पर कितना होता है 95, 95 में से 5 चला जाएगा कितना 90g/19 करेक्ट। तो a1 का वैल्यू निकल जाएगा, a1 इक्वल टू कितना 15 × 90 राइट 15/19 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक आइए। देखिए मेरा क्वेश्चन है कि आगे अगर बाद में ही आया तो किस काम का रहा, उतना टाइम एग्जाम में रहेगा आपका देन। देखिए नहीं लगता कि एक काम मेरे जोन का नहीं है। इक्वेशन अगर मैंने बना के दे दिया तो ये तो काम आप लोग कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने वाला। फिर भी मैं जानबूझ के सॉल्व किया आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ m1 m2 m3, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो किसके रेस्पेक्ट में निकाल के आपको आंसर बताना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब देखिए a1 तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही था, एक आंसर निकाल चुका है राइट। a1 का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में हम मान के सॉल्व किए थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो a तो आंसर सही है 15/19 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आप चाहेंगे तो एक पॉजिटिव y एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगा करेक्ट। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट m2 ग्राउंड पे है या पुली p2 पे है, पुली p2 पे है, अब पुली p2 मूव कर रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू p2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p2
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो, हाँ या ना, करेक्ट है ना। और ए वैल्यू कितना, ए वैल्यू A2J कैप, M2 के पुली P2 के रेस्पेक्ट में M2 ऊपर जा रहा था, A2 का वैल्यू पॉजिटिव आया है ना, मतलब हम लोग करेक्ट थे। तो ये पुली P2 के रेस्पेक्ट में M2 नीचे आ रहा था या ऊपर जा रहा था, ऊपर, तो J, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुली किधर आ रहा था, नीचे, तो कितना एक्सेशन से, A1 माइनस J, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्सेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और A2 का वैल्यू आपके हाथ में है, A2 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं अभी, कितना निकाले थे स्टूडेंट, G/19 J कैप, और A1 का वैल्यू भी अभी तो निकाले हैं 15/19 माइनस, करेक्ट है। एलसीएम कितना ले लीजिए, 19 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक्सेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा एवरीवन, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, माइनस, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे क्वेश्चन आ गया भाई, इसका समझ, यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग इसमें क्या रहा, यस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुली P2 के रेस्पेक्ट में एक्सेशन M2 का एक्सेशन ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, राइट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ है, नहीं, इंटरेस्टिंग है ना, पुली P2 के रेस्पेक्ट में ऊपर है एक्सेशन, मैं कोई प्लानिंग करके तो लिया नहीं है वो क्वेश्चन, बस ले लिया, ये चांस के बाद कैसा आ गया, अब मैं दिल से चाह रहा था कि ऐसा ही आ जाए ताकि कुछ अलग दिखे। तो पुली P2 के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओवरऑल नीचे की तरफ है, समझ गए। इसका मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेशन रहेगा 14/19 G, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्या बोले, रिलेटिव मोशन में ऐसे ही तो लिखते हैं, M2 और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक थर्ड फ्रेम पुली P2 है, तो ऐसे ही तो हम सिखाए थे आपको रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जब पढ़ा रहे थे तो नहीं, रिलेटिव मोशन दो तरीके से लिखे थे कि सर आप एक ऐसे भी तो लिखे थे, मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम, राइट। ए लिखे थे जब दोनों ए और बी दोनों सेम फ्रेम में था, दोनों ग्राउंड पे, तब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या, करेक्ट। लेकिन जब दो सिस्टम के बीच में एक थर्ड फ्रेम आ जाता है तो वहाँ पे ऐसे में बताया था कि ऐसे सॉल्व कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मानते हैं ग्राउंड या सरफेस ही ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड मान लीजिए, आप चाहेंगे तो ऐसे, अब देखने का नज़रिया है, इसको प्लस भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, पहले ए बाद में बी, ठीक है, उल्टा लिख सकते हैं ना। तो ए इक्वेशन और ए प्लस वाला डिफरेंट रहता है या सेम ही रहता है, एक्चुअली सेम रहता है। नहीं कर सकते भाई, इस क्वेश्चन में ऐसे ही बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये टीचर क्या चाहूँगा कि आप क्वेश्चन में अपना एनर्जी दे दें और उलझ के रह जाए, या इसको स्मार्टली सॉल्व करके बढ़िया से निकल जाए। हर चीज़ का एक ग्रेविटी है ना कि इस क्वेश्चन को कैसे लिया जाए, राइट। तो इसको ऐसे बनाइए। पहली बात तो कि आपका नीट में इतना टफ आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा आपका 2 मिनट में इतना टफ, लेकिन आप इतना जान जाइएगा तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। तो कैसे पता चलेगा कि कब हम ये वाला रिलेशन ले पुली वाला एमपीडी बना के और कब लेंथ वाला, तो सर इसी ऐसा पता चलने के लिए तो क्वेश्चन अब लेना स्टार्ट कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे नॉन सेल्फ फ्रेम रहेगा और क्वेश्चन ग्राउंड के रेस्पेक्ट पूछा जाएगा, तो पहले हम लोग नॉन एरेशनल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्शन निकाल लेंगे, अब बाद में रिलेटिव मोशन। ऐसा ही तो पिछले क्लास के प्रॉब्लम में किए थे। पिछले क्लास का प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम जाकर घर पे देखे हैं, लास्ट में बोले थे कि देखिए अगर ये ब्लॉक था, एक बेस था ना एलिवेटर में, राइट, तो पहले एक किसके रेस्पेक्ट में, पहले आप लिफ्ट के एलिवेटर के रेस्पेक्ट में निकाले थे, बट अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछते हैं एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट, आपको लोग क्वेश्चन घर पे जाकर देखते नहीं ना भाई, दिक्कत तो ये है। तो एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेशन ऑफ एलिवेटर विथ, ऐसे तो नहीं होगा काम, किसी का नहीं चलेगा, इसलिए तो पेरेंट के साथ मिलना चाह रहा हूँ। टीचर इतना
कुछ नॉलेज दे रहा है, लेकिन घर पे आपको उसको दोबारा देखना पड़ेगा। एक चीज़ को जो टीचर क्लास में लेते हैं प्रॉब्लम या थ्योरी पढ़ाते हैं या बोलते हैं किसी पॉइंट को, 3-4 बार उसको थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम के पीछे भागिएगा तो इनफाइनाइट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, अच्छा इसमें ऐसे चलेगा, राइट। तो आज के बाद सीडो फोर्स लगाकर किसी का अगर एक्सेशन निकालते हैं, और वो तो पता चल जाएगा ना कि सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अगर निकालते हैं उसके बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालना रहेगा तो इसका यूज़ कर लेंगे, करेक्ट। ओवरऑल कहने का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा। ये होता है ना डंडी मार दिए जस्ट चीज़ों को, तो आज इसमें 50% स्टूडेंट को मैं ही देख रहा हूँ। जिस लेवल से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे चीज़ों को अपना फिजिक्स से संभाली, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल लेवल ऊपर हो। बट पहली बात तो ऑनलाइन में रहते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं करते, दूसरी बात है कि ऑनलाइन बहुत लोग लाइव भी नहीं रहते हैं। टीचर का कहाँ मिस्टेक है, टीचर तो पढ़ाना चाह रहा है। आप लोग का रिस्पॉन्स और ज्वाइन कीजिएगा तभी तो टीचर का इंटरेस्ट आएगा, राइट। इसके लिए निकल जाएगा एक्सेशन ऑफ M3 विथ रेस्पेक्ट टू P2 सेम, और एक्सेशन ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो कितना होगा M3 यहाँ, हाँ तो A2 माइनस J कर दें इस वैल्यू के लिए अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि पुल्ली के रेस्पेक्ट में M3 तो नीचे आ रहा था, कितना एक्सेशन से, A2 से। अब पुल्ली भी तो नीचे आ रहा था, कितना एक्सेशन से, A1 से। तो मैग्नीट्यूड लिखे और डायरेक्शन दे दिए, और A2 का वैल्यू कितना है, G/19 माइनस J, और A1 का वैल्यू 15 G/19 माइनस J। अब तो दोनों माइनस है, करेक्ट। तो G/19 और 15 कितना हो जाएगा, 16 माइनस J। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका फाइनल आंसर रेडी हुआ। फाइनल आंसर A1 का एक्सेशन, यहाँ देखिए M1 का था ना एक्सेशन, तो M1 का एक्सेशन टुवर्ड्स राइट इस मैग्नीट्यूड से। A2 का एक्सेशन कुछ नहीं बोल रहे, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब M2 का एक्सेशन, ये हो गया एक्सेशन ऑफ M1, एक्सेशन ऑफ M2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना, 14/19 G डाउनवर्ड, करेक्ट। एक्सेशन ऑफ M3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 16/19 G डाउनवर्ड। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया ना। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, सेम टाइप का एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर HC वर्मा का, हालांकि एग्जैक्टिव वो क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, हालांकि वही क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 28। M1 का मास कितना है देख लीजिए। M1 का मास 1 kg, M2 का मास 2 kg और M3 का मास 3 kg। बाकी क्वेश्चन जो है वो बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, इसमें और भी कुछ सीखते हैं। M1 का मास है 1 kg, M2 का मास है 2 kg और M3 का मास है 3 kg। और एक मिनट यहाँ देखिए, फाइंड द एक्सेशन ऑफ M1 M2 M3। और सिर्फ अगर ये मैंने स्टेटमेंट दिया फाइंड द एक्सेशन ऑफ M1 M2 M3, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट पहले चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो M1 कहाँ पे हैंग किया हुआ है? P1 पे। P1 तो बिल्कुल फिक्स है। इसका तो M1 का अगर एक्सेशन P1 के रेस्पेक्ट A1 मानते हैं तो वो एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैं मान रहा हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ A1 एक्सेलेरेशन ऑफ M1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट M2 और M3 का क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा। वजह कि इसके खुद का भी एक्सेशन रहेगा इसके रेस्पेक्ट में और इसका भी एक्सेशन रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि A2 और इसका भी A2, बट A2 एक्सेलरेशन है किसके रेस्पेक्ट में? पुली P2। और जैसे ही बोल दिए पुली P2 के रेस्पेक्ट में है तो पुली P2 तो नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना हुआ है जिसका एक्सेशन है A1, हाँ या ना? करेक्ट। दैट्स भाई अब ये सबसे आसान तरीका होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 और A2 निकालेंगे। अब बाद में M2 और M3 का एक्सेशन के लिए रिलेटिव मोशन का यूज कर लेंगे। समझ में आ गया? तो नहीं था कि सर ये तो डिट्टो एग्जैक्टली उस पहले जैसा प्रॉब्लम ही हो गया। ऐसा 2-3 प्रॉब्लम बना लीजिएगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने का आइडिया मिल जाएगा। और इतना बड़ा प्रॉब्लम तो आपको आएगा भी नहीं, बट जेई एडवांस में आ सकता है। जेई मेन के लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई करेंगे या मैं इक्वेशन बना के दे दूं? चलो ट्राई कीजिए तो। चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए साथ साथ सॉल्व करते हैं। M1 का फ्री बोर्ड डायग्राम, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2। यहाँ देखिएगा इतना तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरीवन। एक इक्वेशन तो बना सकते हैं ना साइड में जल्दी में। सर 2T2 इक्वल टू T1, 2T2 इक्वल टू व्हाट? करेक्ट है ना? एक इक्वेशन तो बन गया मेरा। चलिए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया जाए। इसको समझाने के लिए क्या अदरवाइज थोड़ा जगह ले लेगा। जैसे ही पुली P2 का फ्री बोर्ड डायग्राम बनाइएगा तो पुली P2 मासलेस है, उस वजह से यही रिलेशन आएगा। करेक्ट है ना? M1 का फ्री बोर्ड डायग्राम कौन कौन सा फोर्स?
M1G और T1 करेक्ट। और हम लोग माने हैं कि इसका एक्सेशन ऊपर है, जब मेरा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया देन फाइन, नेगेटिव आएगा तो A1 को नीचे कर देंगे। तो सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कीजिए, T1 माइनस M1G इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A1। ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ देखिए M2 का, बट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 कहाँ पे रखकर, P2 पे रख के। दैट्स वाई कि आपको दिमाग में रहे कि जहाँ पे आप रह कर देख रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस ऑफ नॉन इनिशियल हो गया। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स, M2G और कौन सा फोर्स T2, और एक स्यूडो फोर्स भी रहेगा, याद है F1 मान लेते हैं, F1 इज हेयर स्यूडो फोर्स। इसका वैल्यू कितना रहेगा भाई, M2A1। क्या मैंने सही बोला? और सारे फोर्स को इसमें ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर लीजिए। तो रिजॉल्व कर लीजिए तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दे इस स्यूडो फोर्स को बदले M2A1। सारे फोर्स को ऊपर रिजॉल्व कर रहा हूँ, M2A1 अब प्लस T2 माइनस M2G इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A2। यहाँ तक सही है? ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया था, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया। वन मोर इक्वेशन रिक्वायर्ड जो कि ए दे देगा M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखिए जैसे ही जैसे ही आप बोलते हैं कि M3 का एक्सटेंशन A2 है P2 के रेस्पेक्ट में, तो बार बार वहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो जस्ट मैं एज ए टीचर आपको जो रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ सिस्टमेटिक चले, जो लोग क्लास नहीं भी कर रहे हैं और गलती से अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए सारी बातें, ठीक है। उसके लिए इतना बोलना पड़ता है, मुझे सॉल्व करना रहेगा तो इतना मेरे माइंड में चलेगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, M3G और कौन सा फोर्स T2 करेक्ट, और कौन सा एक और फोर्स तो रहेगा ना F2, वो क्या रहेगा M3A1। देखिए तो मैंने सही लिखा, सारे फोर्स को नीचे की तरफ रिजॉल्व कीजिए। तो M3G माइनस M3A1 और माइनस T2 इक्वल टू व्हाट, M3A2। इस बार मिस्टेक में यहाँ देखिए निहार, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे साथ चला कीजिएगा, आप अपने सफ़र पे अकेले निकल जाते हैं। तो मैंने इस बार इक्वेशन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत स्मार्टली इसको दो अलग इक्वेशन में रिजॉल्व कीजिए और A1 A2 का वैल्यू बताइए। अब वैल्यू जी के टर्म में ही बताइए।
E2 का वैल्यू कितना आया है 2G/29 और A1 का वैल्यू एनीवन जिनका A1 का और A2 का वैल्यू आ गया है इन टर्म्स ऑफ जी 19 अभी सही कैलकुलेशन किए हैं आप। ठीक है, देखिए तो बाकी लोग का इतना आंसर आया है, मतलब मैं फाइनल आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना आया है कैलकुलेट करके एवरीवन। चलिए अब यहाँ देखिए A1 किधर माने थे ऊपर ना, और किसके रेस्पेक्ट में था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि M1 था पुली P1 पे हैंग किया हुआ राइट। तो A तो हो गया भाई 19/29 G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर के तरफ, करेक्ट, यहाँ तो हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं ऊपर की तरफ को बाई एक्सिस मान लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू P2 और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं रिलेटिव मोशन का यूज करके। और इसका वैल्यू कितना, पुल्ली P2 के रेस्पेक्ट में M2 ऊपर जा रहा था ना 2G/29 जे कैप, और ए कितना से आ रहा था 19/29, पुल्ली P2 किधर आ रहा था नीचे ना, करेक्ट, क्या हो जाएगा -17/29, करेक्ट। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड तो हुआ 17/29 जी, बट किधर नीचे की तरफ, करेक्ट।
कितना कितना बढ़िया तो क्वेश्चन लिया गया है एचसी वर्मा में, उसके अंदर का फिजिक्स समझिएगा तब ना। और उन्होंने खोल कर बोला किसके रेस्पेक्ट निकालना है, एक लाइन में बोल के निकल गए, एक फाइंड द एक्सेस ऑफ A1। अब इसको सूडो फोर्स लगा के स्टूडेंट बनाते रहता, सूडो फोर्स निकाल कर उनको A2 आते रहता, राइट, एंड दे आर टोटली गेटिंग कन्फ्यूज। सूडो फोर्स पता है कि सूडो फोर्स लगाते हैं, इधर से हेन तेन यूट्यूब देखकर अपना दिमाग दौड़ा लिए, अच्छा सूडो फोर्स लगा देंगे इसमें, लेकिन क्वेश्चन का मेन थीम ही मिसिंग है, फिजिक्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे तो सारा बहुत बोलना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ से ऐसे आप सोच सकते थे। सूडो फोर्स लगाने के लिए आपको पता है क्यों लगा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब एक्सेशन ऑफ M3 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखिएगा, एक्सेशन ऑफ M3 विथ रेस्पेक्ट टू P2 अब प्लस एक्सेशन ऑफ, यस भाई इसका कितना था, बोलिए A2, तो A2 कितना वैल्यू था 2G/29, किधर था, नीचे की तरफ ना, M3 तो पुटी के रेस्पेक्ट नीचे जा रहा था, अब प्लस 19/29 G माइनस J, मैंने सही लिखा, -21, कैलकुलेशन करना सीखिए जी। इसका मतलब है एक्सेशन ऑफ M3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहेगा 21/29, समझ गए, G डाउनवर्ड, एग्जैक्टली यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का एक्सेशन के बारे में आंसर 20 उस तरफ है आंसर। इस मतलब हम लोग वी आर गोइंग बिल्कुल करेक्ट वे, बिल्कुल सही से सॉल्व किया। एक पार्ट और बचा हुआ है, यहाँ तक सबका हो गया एवरीवन। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखिए मैटर नहीं करता, मैटर है कि 1 आवर में ही, लेकिन ये यहाँ पे आंसर मिलाने के लिए नहीं है। अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ भी आएगा तो हम लोग चीज़ों को सही से जान पाएंगे। सेकेंड पार्ट में है M1 के बारे में बोला गया है, राइट, कि M1 जहाँ से रिलीज किए हैं वहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना मीटर है, 20, बोलिए बोलिए कितना, 20 सेंटीमीटर। तो जहाँ से रिलीज किए हैं वहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये बात किसके बारे में पूछा गया है एवरीवन, M1 के बारे में। तो जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, राइट, या डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और M1 के बारे में दिया हुआ है। तो क्या ये इक्वेशन लगा दें, डेल्टा वाई इक्वल टू U/T प्लस हाफ A/T स्क्वायर, करेक्ट। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी रहता तो फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लगता। डेल्टा वाई अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल्टा वाई पॉजिटिव 20 × 10⁻² कर दें, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये टर्म हो गया भाई 0 हाफ, और A1 तो अभी A का काम यहाँ पे कौन करेगा, A1, और एक्सेशन M1 का तो ऊपर की तरफ ही है, अब मेरा पाई पॉजिटिव बाई एक्सिस ऊपर की तरफ है तो A1 मेरा AY पॉजिटिव ही रखेंगे, राइट, करेक्ट है। A1 सॉरी T स्क्वायर क्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 10⁻² इंटू 2 A2 चला जाएगा बाई A1 √/सेकेंड। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, जी का फिर देख लीजिएगा 10 लेना है या 9.8 लेना है। इसको हटाया जाए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ये है M1, ये है M2। M1 का मास है 2 kg, M2 का मास है 4 kg, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिफ्ट में अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये लिफ्ट में पुल्ली फिक्स है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एंड लिफ्ट इज इन रेस्ट या लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या इसको आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? सॉल्व कीजिए। एक काम करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में है? इसका मतलब लिफ्ट में रहकर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला गया है, बट जैसे ही लिफ्ट में आए तो ऑब्जर्वर तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्यूडो फोर्स लगाएंगे, राइट। और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में M1 और M2 का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा स्टूडेंट? लिफ्ट में अगर लिफ्ट में है तो आपको तो बस इसका मोशन दिखाई पड़ेगा। तो ये अगर 1 मीटर से ऊपर जाएगा लिफ्ट में, तो लिफ्ट में 1 मीटर से नीचे रहेगा। यही आपका पूरा दुनिया है, राइट। मान लेते इसको चारों तरफ से कवर कर देते, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स। तो ये 1 मीटर से ऊपर जाएगा, तो ये 1 मीटर से, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में M1 M2 का डिफरेंट एक्सेलरेशन रहेगा या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, करेक्ट। तो पहले हम लोग लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही कि हम लोग पहले विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट काम कर रहे हैं भाई। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा एवरीवन? तो सर M1 का, और मैं मान रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो कौन कौन सा फोर्स? आप लोग थोड़ा बोलने से मुझे थोड़ा हिम्मत बना रहेगा। T, और कौन सा फोर्स? सर स्यूडो फोर्स इसमें कहाँ लगेगा? नीचे के तरफ। एग्री है या नहीं है? मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम आपका ऊपर जा रहा है ना, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ, करेक्ट। M1 ए कर दें, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। यही तो सिखाए थे। सारे फोर्स को अब अकॉर्डिंग टू माई एम्सन मैं सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व करता हूँ। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा भाई, और यही क्वेश्चन आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा नीट में। बाकी जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन देखे वो बस फॉर बेटर प्रैक्टिस, नहीं आएगा आपका नीट के एग्जाम में, बट उतना तक समझ लीजिए। आपको आएगा इस टाइप का, इतना आसान वाला, ठीक है, ये तो बन जाएगा। तो सारे फोर्स को ऊपर की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिखिएगा? T माइनस, डायरेक्ट M1 एक कर दें, M1 ए, अब माइनस M1G इक्वल टू व्हाट? M1A1। इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास कितना अननोन अभी हो गया?
दो ही है, ए उसमें नोन है, ऐसा ना कि टी ए वन, ए तो नोन है ना भाई, राइट। अब फ्री बॉडी डायग्राम, पार्था प्रतिम क्लास ज्वाइन किए हुए हैं? देखिए कैसे काम चलेगा। आपका फ्रेंड है ना, बोले सर आपको क्लास नाम ले रहे थे क्लास में, क्लास क्या छोड़ता है, मतलब बाकी लोग ऐसे लाइफ में बाद में वीडियो देख लेंगे। जैसे आप लोग छोड़ते हैं तो क्या चलता है माइंड में, एक बैकअप है, नहीं दिमाग में एक रहता है बैकअप है, बैक ऑफ द माइंड। कल तक तो वीडियो आ ही जाएगा ग्रुप में, और सच में सिस्टमेटिक वे में डिसिप्लिन में कल 10-11 बजे होते होते चला जाता है। बट ऑब्जर्व करके देखिएगा, 1.5 आवर का वीडियो देखने में आपको 2.5 आवर लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लग जाता है घर पे, क्योंकि आप वहाँ पे खुद ही टीचर बने हुए हैं, आप ही स्टूडेंट, आप ही टीचर, आप ही समझ रहे हैं, और वहाँ पे सिर्फ मेरा एक्टिंग चल रहा है, राइट। चलिए M2G P, इसमें सीडो फोर्स किधर लाएगा स्टूडेंट? सर इसमें भी नीचे की तरफ ही लाएगा, बट वैल्यू डिफरेंट रहे, आपकी मास डिफरेंट है, सही है। सारे फोर्स को नीचे की तरफ रिजॉल्व कर लीजिए, तो M2A प्लस M2G अब माइनस T इक्वल टू M2A1। जस्ट दो इक्वेशन है और दो अननोन है, अब मुझे T निकालना है नहीं। क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A1 बता सकते हैं? डायरेक्टली नहीं लगता सर, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, T कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा। जल्दी से बनाइए, डू इट फास्ट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A1। कितना हो जाएगा? 4। जी का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब ले लीजिएगा, ठीक है। तो A1 का वैल्यू क्या आएगा? मेरा आंसर तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट चल लिया, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और G प्लस A कर दिए, क्योंकि लास्ट में यही होने वाला है। आप में से कोई ऐड करके देखिए तो इतना ही आया है A1 का वैल्यू। पेन चलना चाहिए भाई फास्टली। नहीं 6 नहीं रहेगा, देन अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताएं आप लोग को कि सर एग्ज़ाम में थोड़ा सा फास्ट होने के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम करिए। शॉर्टकट ट्रिक ये था कि अगर ये लिफ्ट नहीं रहता तो आंसर क्या आता था? अगर लिफ्ट नहीं रहता, बस ऐसे हैंग के रहता है ए, और लिफ्ट में नहीं, बस ऐसे ही, तब आंसर ये आता M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, हाँ या ना। अब ये लिफ्ट होने की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स सीडो फोर्स दोनों पे नीचे लग रहा है, तो मैं मान लिया इसके अंदर एक नया फील्ड ही क्रिएट हो गया जिसका नाम जीडस मैंने बोल दिया। और जीडस का वैल्यू कितना? G प्लस है।
तो सर ऊपर जाते रहेगा तो तब g माइनस ए कर देंगे, क्या कर देंगे, g माइनस ए। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इस स्टेज में नहीं है कि हाँ शॉर्टकट लें, उससे बेटर भाई सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बनाते बनाते खुद ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें आप बनाते बनाते सीखें, नहीं कि हाँ सर ने कोई शॉर्टकट दे दिया तो उसमें वो शॉर्टकट जहाँ पे होने लगता है ना वहाँ पे फिजिक्स गायब होने लगता है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन शॉर्टकट खोजेंगे, राइट। लेकिन अभी आप आंसर पर एक फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी आप सॉल्व किए हैं, सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किए हैं आप। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ m1 एंड m2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलेरेशन ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो m1 और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट आ गया है, राइट। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट और प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना। और एक्सेलेरेशन ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना, m1 ऊपर जा रहा है ना, क्या लिख सकते हैं, a1 j कैप, इसके लिए सही है। तो कितना हो जाएगा 4, आप 4j और प्लस 2j, हाउ मच 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j कैप। और एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए m2, तो एक्सेलेरेशन ऑफ m2 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट और प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में m2 किधर है भाई, सर a1 है लेकिन माइनस j और प्लस a प्लस j, कितना हो जाएगा, तो सर -4j प्लस 2j, हाउ मच, यस। इसका मतलब है कि m2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएगा, करेक्ट है ना। चलिए हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 और m2 इन 2 सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सप्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में लीजिएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि आपको 2 सेकंड में पूछा गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और एक्सेलेरेशन पुट कर ले लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के रेस्पेक्ट में दिखाएगा, राइट। तो इसमें जानबूझकर रेस्ट एंड मोशन इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो फ्रेम का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर रहना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम को लेकर चलना है, ठीक है ना। एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसको हटाया जाए एवरीवन। कल स्टूडेंट थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए क्लास कैंसिल करना पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन देकर आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। टाइम निकाल कर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको आज देकर रखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो वेज है वो इस सरफेस पे स्लाइड कर सकता है। पहले तो ये लिख लीजिए, वेज कैन स्लाइड ऑन द सरफेस। और फोर्स ए दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ नहीं है, शायद फोर्स निकालना रहेगा। यहाँ देखिए, बेज इस सरफेस को स्लाइड कर सकता है
अब ब्लॉक बेस पे स्लाइड कर सकता है अगर मौका मिलेगा तो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ नोन ए है स्टूडेंट, एम और थीटा ये नोन है, इसके टर्म में आंसर बताना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ so that block remain at rest on the base. Find the value of F so that block remain rest block this block rest on the base, ठीक है। कितना फोर्स इस पे लगाया जाए, ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगाएंगे तो स्लाइड करेगा ही करेगा, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, करेक्ट। फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ तो फ्रिक्शनलेस है, तो फोर्स लगाएंगे तो स्लाइड करेगा। तो कितना बड़ा फोर्स लगाया जाए कि ये ब्लॉक इस पे रेस्ट में रहे। बाकी आपको सोचना है क्यों रेस्ट में रहेगा, कैसे होगा, राइट। इस पे दिमाग कम से कम तो हाफ एन आवर लगाइएगा। बाकी कुछ मत पूछिए, अभी सॉल्यूशन पूछना मत स्टार्ट कीजिए। मतलब सोचना है ना भाई, आप लोग दिमाग पे जोड़ ही नहीं देना चाहते हैं, सारा कुछ मेरी तरफ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा सर थोड़ा बता ही दीजिए। तो अभी आप जितना दिमाग अपना लगाएंगे उतना ही आपका ही डेवलपमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा, हर प्रॉब्लम में मेरे तरफ देखना स्टार्ट कीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी का बड़ा भाई HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर, एक पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 33 ए बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। चलो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि हाँ मैंने क्वेश्चन दिया था। चलो सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में बोल दीजिए, क्लास लास्ट होने जा रहा है, जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं। यस, ये दोनों क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और एक और क्लास कंप्लीट लेते रहूंगा सिर्फ स्यूडो फोर्स पे, तब वहां तक फिर आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और आज जो भी क्वेश्चन करवाएं उसको दोबारा आपको घर पे जाकर एटलीस्ट एक बार देखने का रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, टाइम नहीं है, तो एक बार उसको देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे आज क्या सीख है। मान लीजिए घर पे जाकर दोबारा बनाने का टाइम नहीं है, किसी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में घर पे सेम डे जाकर या कम से कम उस वीक में लेक्चर को 10 मिनट एटलीस्ट देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या सर ने बोला था। कुछ एक्स्ट्रा अगर बात आपने नोट नहीं कर पाया तो वहाँ पे नोट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।